आप सभी को नमस्कार। साथियों, आज देश का युवा हतप्रभ है। आज देश का युवा सदमे में है। आज देश का युवा खामोश है। आज देश का युवा समझ नहीं पा रहा है कि आज उसके साथ क्या हो गया। साथियों, मैं आज उस मुद्दे की बात करने वाला हूं जिस मुद्दे के चलते सरकारें बदल जाती थी, सरकारें गिर जाती थी, और वर्तमान सरकार जो दिल्ली में बैठे हुए सत्ता है वह भी इसी मुद्दे पर काम करके, इसी मुद्दे की बदौलत, इसी मुद्दे पर झूठ बोलकर सत्ता में वापसी की थी। शायद आपको याद होगा साथियों कि जब 2014 में वर्तमान सरकार बनी थी तो इस सरकार के जो मुखिया हैं, जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने देश के युवाओं को हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी। और रोजगार देने की बात कही थी कि रोजगार सृजित करने की बात कही थी तो नरेंद्र मोदी ही जाने। लेकिन उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, और मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि 2 करोड़ सरकारी रोजगार देने की बात नहीं की थी। क्योंकि प्राइवेट हो या सरकारी हो, चाहे निजी सेक्टर में सर्विस हो या सार्वजनिक सेक्टर में सर्विस हो, सर्विस होता है, रोजगार रोजगार होता है। लेकिन मैं इन समस्त मुद्दाओं के बीच में मैं देश के प्रधानमंत्री को उनके प्रमुख मुद्दा जो रोजगार का मुद्दा था, बेरोजगारी का जो मुद्दा था, उनको मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ। क्योंकि आज के दौर में रोजगार की बात करना, बेरोजगारी की बात करना अपने आप को देशद्रोही साबित करने जैसा बन गया है। साथियों, एक अच्छी बात है कि देश में भगवान श्री राम का 500 सालों के बाद वनवास खत्म हो रहा है। अच्छी बात है। समस्त हिंदू सनातन धर्म से संबंधित जो भी लोग हैं, सभी लोग खुश हैं, सुखी हैं, खुश है इस बात से कि हमारे प्रभु जो कभी टेंट में रहते थे आज मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। इससे इस सबके लिए देश के करोड़ों हिंदुओं को, सनातन धर्मावलंबियों को बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, धर्म एक निजी मुद्दा है और इस निजी मुद्दा में हम पढ़ना नहीं चाहते। जितना भगवान को आप आदर करते हैं उतना ही शायद, मैं ये नहीं कह सकता कि आपसे ज़्यादा मैं भगवान को मानता हूँ, राम को मानता हूँ, ये ज़्यादा कहने से बचना चाहूँगा मैं, लेकिन उतना ही कहूँगा कि जितना आप मानते हैं शायद हम भी उतना ही मानते हैं। आज की मीडिया वही दिखाती है जो सरकार का आदेश होता है। चूंकि मीडिया सरकार की कठपुतली बन चुकी है, और जहां सरकार जो मुद्दा दे देती है उसी मुद्दे पर मीडिया बहस करती रहती है। तो वर्तमान दौर में मुद्दा है मंदिर, तो भगवान राम, पूरी मीडिया राममय हो चुकी है, पूरा देश राममय हो चुका है। अच्छी बात है। जब टीवी खोलो, न्यूज़ चैनल खोलो तो सिर्फ मीडिया के सामने मीडिया है, और मीडिया के सामने भगवान राम है, और भगवान राम के साथ सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं। इन समस्त मुद्दाओं के बीच में एक महत्वपूर्ण मुद्दा छुपता चला जा रहा है, जिसे हम देश के युवाओं से छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे सत्ता के द्वारा हो या सत्ता की कठपुतली देश की मीडिया ही क्यों ना हो। साथियों, देश का एक महत्वपूर्ण मुद्दा देश की आंखों से, उसकी आंख पर पट्टी बांधकर उससे छुपाने की कोशिश की जा रही है। साथियों, बेरोजगारी का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिससे इस देश का 140 करोड़ लोग पीड़ित हैं। यदि उसमें हमारे देश में जितने भी परिवार हैं, चाहे वो मिडिल वर्ग हो, चाहे उच्च वर्ग हो, या सबसे लोअर मिडिल वर्ग हो, जो भी परिवार है वैसा कोई ऐसा परिवार नहीं है जो कि इस रोग से पीड़ित न हो, जिसका नाम बेरोजगारी है। साथियों, जब यह सरकार आई थी तो 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी। मैं इस बात से सहमत हूं कि शायद प्रधानमंत्री ने सरकारी नौकरी तो नहीं दिया जा सकता हर साल 2 करोड़, हो सकता है प्राइवेट जॉब की बात की हो। लेकिन यह सच्चाई है कि 2014 के बाद से बेरोजगारी के आंकड़े आने बंद हो गए। जो सरकारी आंकड़े आते थे पहले बेरोजगारी के, वे बंद हो चुके हैं। अब क्यों बंद हो चुके, इससे सिर्फ सत्ता में बैठे हुए लोग ही जाने। साथियों, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, आज हमारे पास नहीं हो तो सैकड़ों फोन आ चुका है।
आपको मैं इस बहुत दुख के साथ बताना चाहता हूं कि आज रेलवे की एक भर्ती आई है, जिस लोको पायलट की, वो भी 6 सालों के बाद। अब आप कहिएगा कि 6 सालों के बाद भर्ती आई है तो मैं दुखित क्यों हूं? साथियों, कारण सुनिएगा आप तो आप भी दुखित हो जाइएगा। मैं यहां पर कोई इमोशनल आपको ब्लैकमेल करने नहीं आया हूं। यह वीडियो सिर्फ मेरा वीडियो नहीं है। यह इस वीडियो में जो मेरी आवाज है सिर्फ मेरी आवाज नहीं है। जो मेरी पीड़ा है वो सिर्फ मेरी पीड़ा नहीं है। यह देश की करोड़ों युवाओं का पीड़ा है, देश के करोड़ों परिवार का पीड़ा है। जब देश का युवा, जब घर का एक लड़का जवान होता है ना, तो देश उसके परिवार के लोग जो होते हैं ना, उससे बहुत सारे उम्मीद लगाए बैठते हैं कि हमारा बचवा कुछ करेगा, बड़ा हो गया है तो हो सकता है कुछ अच्छा करेगा, जिससे हमारे परिवार के भरण पोषण में हमारे परिवार का उत्थान होगा। और हमारे माता पिता ही सोचते हैं, हमारे परिवार वाले ही सोचते हैं कि हमारे कामों में हाथ बटाएगा। और हम युवा, हमारे परिवार वाले हम पर आश्रित होते हैं, और हम युवा देश की सरकार पर आश्रित होते हैं। लेकिन जब देश की सरकार धोखेबाज निकले, जब देश की सरकार गद्दार निकले, तो हम देश के युवा कहां जाए? साथियों, जब 2014 की चुनाव थी तो उस समय हमारे घर के जो भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं वे कहते थे कि जो बीजेपी की सरकार है ना, वो अमीरों की सरकार है, वो गरीबों की इतनी नहीं सुनती है। तो उस समय चूंकि जैसे आज अंधभक्तों पर धर्म की पट्टी पड़ी है आंखों पर, उसी तरह से हम जैसे लोगों पर भी, हम जैसे युवाओं पर भी, चूंकि पहले वोटर थे हम, हमारा पहला चुनाव था 2014, हम पहली बार वोट दिए थे उस समय, तो उस समय हमारी आंखों पर भी घोर अंधेरे पट्टी छाई हुई थी और हमने बीजेपी को खुले मन से वोट दिया था, नरेंद्र मोदी को खुले मन से वोट दिया था, जिसकी प्रायश्चित आज तक नहीं कर पाए हम। तो उन्होंने कहा था कि ये सरकार अमीरों की सरकारी गरीबों की नहीं सुनती। उनकी बातें उस समय भले मजाक लगती हो, लेकिन आज उनकी बातें कड़वी सच्चाई के साथ चुभती है आज, कि हम उनकी बातों पर उस समय क्यों नहीं विश्वास कर सके। साथियों, मैं किसी जाति पर, किसी धर्म पर कोई किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी करने से बचना चाहूँगा, लेकिन यह सत्य है कि जो हमारे देश में व्यापार करने वाले लोग हैं, जिन्हें आम भाषा में बनिया कहते हैं, वे किसी भी चीज़ में यदि व्यापार करने की चेष्टा करते हैं तो एक बनिया यही चाहता है, एक व्यापारी यही चाहता है कि किसी तरह से उसकी फायदा हो। तो हमारी सत्ता में बैठे हुए लोग भी उसी वर्ग से संबंधित हैं, उसी वर्ग से संबंध रखते हैं, जिसे हम और आप आम भाषा में बनिया कहते हैं, व्यापारी कहते हैं। और आचार्य चाणक्य ने बहुत सुंदर बात कही थी कि कभी भी व्यापारियों को सत्ता नहीं देनी चाहिए। और खासकर आचार्य चाणक्य ने एक और बात कही थी कि कभी बे औलादों को देश का राजा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति की कोई औलाद नहीं है, वह व्यक्ति कैसे किसी के दुख और दर्द को समझ सकता है। जो युवा, हम जैसे युवा जिस परिवार से बिलोंग करते हैं, जिस परिवेश से बिलोंग करते हैं, जिस समाज से बिलोंग करते हैं ना, उस समाज में सरकारी नौकरी की अहमियत इतना है कि आपसे मैं बता नहीं सकता। यदि रेलवे के ग्रुप डी में वो बच्चा, एक लड़का हो जाए और जाकर जो ट्रैकमैन का काम होता है, शायद आपने देखा होगा, गिट्टी को इधर से उधर करना, ट्रैक की मरम्मत करना, लेकिन उसके परिवार वाले समझते हैं कि रेलवे में बहुत अच्छा जॉब करता है वो। लेकिन चूंकि हमारे समाज में इस सरकारी नौकरी की इतनी अहमियत है कि ग्रुप डी में जो बच्चा हो जाता है, उसके पिता भी गर्व से सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हमारा बेटा जो है रेलवे में है। लेकिन बेटा क्या करता है इससे उनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन वे गर्व से कहते हैं कि हमारा बेटा रेलवे में है। तो हमारे देश में, हमारे समाज में सरकारी नौकरी की बहुत ज़्यादा अहमियत है, और ये सरकार हर दिन हम युवाओं को धोखा देने का काम करती है। साथियों, मैंने बनिया शब्द का इसलिए यूज किया क्योंकि बनिया का काम व्यापार करना होता है,
और सत्ता में बैठे हुए लोग इसी वर्ग से संबंधित हैं। तो वे हर काम में अपना फायदा देखते हैं कि हमें कैसे फायदा हो जाए। जब हम 2014 में इनको वोट दिए थे, जब 18 साल के हम हुए थे, तो रेलवे हमारे गांवों में ऐसे, उस समय जब इंटरनेट की सुविधा नहीं थी तो हम एसएससी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। हमारे गांव के युवा यूपीएससी के बीपीएससी के बारे में हम युवा नहीं जानते थे उस समय, क्योंकि गांव के बच्चे हैं ना हम। जब इंटरनेट की सुविधा आई तब हम समझ पाए कि एसएससी भी कुछ चीज़, एसएससी भी एक संस्था है जिसके तहत वैकेंसी आती है, बीपीएससी भी एक संस्था है जिसके तहत वैकेंसी आती है, यूपीएससी भी एक संस्था है जिसके तहत वैकेंसी आती है। लेकिन हम गांव के युवा उस समय ये सब नहीं जानते थे। हमें तो सिर्फ इतना ही पता था कि रेलवे, पुलिस या बीएसएफ, आर्मी, बस इतना ही हम सबों को मालूम था। अब इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट का समय है, तो हम लोग बहुत सारे विषयों पर अब हमारे युवा, हमारे गांव के युवा जान पाते हैं और समझ पाते हैं। लेकिन 2014 की बात करते हैं हम, तो 2014 से पहले रेलवे की भर्ती आई, 2013 में शायद आई थी। उसके बाद 2014 में राष्ट्रवादियों की सरकार बनती है, 2 करोड़ हर साल रोजगार देने के वादे के साथ। और ये राष्ट्रवादी लोग इतने बड़े गद्दार निकलते हैं, देश के युवाओं के साथ इतनी बड़ी गद्दारी करते हैं ये, कि 2014 में सरकार बनने के बाद सीधी तौर पर वैकेंसी 2018 में आती है, और 2018 की वैकेंसी की ज्वाइनिंग जो होती है 2021 या 22 में होती है शायद। उसके बाद 2019 में चुनाव था। अब बात समझिएगा, 2019 में चुनाव था तो ये भर्ती देते हैं। 2019 में इन्होंने चुनाव में भर्ती दिया और उसके बाद उसकी ज्वाइनिंग 2022 से 23 तक हुई। साथियों, उसके बाद 2018 में लोको पायलट एएलपी की भर्ती आई थी, या करीब 64,000 भर्ती आई थी। दुर्भाग्यवश किसी कारणवश बहुत सारे बच्चों का नहीं हो पाया, जिसमें हम भी थे एक। हम अपना दर्द किससे कहें, देश का युवा दर्द किससे कहे? परिवार वाले समझने की कोशिश नहीं करते। परिवार वालों के या जो भी धर्म से जुड़े जो भी हमारे लोग हैं, वह धर्म के नाम पे पागल हो चुके हैं। धर्म की ऐसी आंखों पर पट्टी बांध चुके हैं ना, तो उन्हें कुछ सच दिखता ही नहीं है कि हमारे समाज में, हमारे देश में हो क्या रहा है, वास्तविक स्थिति क्या है। साथियों, 2018 के बाद, 2019 के बाद, 2018 में एलपी की भर्ती आई थी। उसके बाद 2024 में आज के दिन भर्ती आई है। 2018 में जो भर्ती 64,000 आई थी, बहुत सारे युवा उम्मीद कर रहे थे कि इस बार कम से कम 50,000 तक भर्ती कम से कम आएगी एलपी की। लेकिन इस गद्दार सरकार ने देश के युवाओं के साथ छल किया है, देश के युवाओं के साथ बहुत बड़ा छल किया है, देश के युवाओं को धोखा दिया है इस सरकार ने। और इस बार की भर्ती 6 सालों के बाद, 2018 के बाद 2024 में भर्ती आई है, वो अभी सिर्फ 5,696 सीट है। करीब हमारे भारत में कश्मीर एक नया बन गया है, उसको लेकर करीब 19 जोन है, और 19 जोन को मिलाकर 6,000 से भी कम सीट है। मतलब आप इस बात से समझिए कि इन 6 सालों में देश की जनसंख्या बढ़ गई, देश में रेल ट्रेनों की संख्या बढ़ गई, रेलवे का ट्रैक बढ़ गया, लेकिन रेलवे में लोको पायलट की संख्या में किसी भी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। साथियों, आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, 2014 में रेलवे में कितने कर्मचारी थे और 2024 में, आज के दौर में 10 सालों के बाद रेलवे में कितने कर्मचारी हैं? करीब 30% कर्मचारियों की कटौती हो चुकी है। इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है निजीकरण, जो कि सरकार अंदर ही अंदर देश की रेलवे का निजीकरण कर रही है। सीधी तौर पर सरकार की एक ही मंशा है कि रेलवे को भी धीरे धीरे अन्य सार्वजनिक
संस्थाओं की तरह, सार्वजनिक सरकारी कंपनियों की तरह रेलवे को भी एक दिन अडानी अंबानी को बेच देना है। साथियों, देश का युवा आज पीड़ित है। देश का युवा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं रोने वाला हूं, नहीं, हम उनमें से नहीं हैं जो अपने दर्द के कारण रो दें। ये काम हमारे देश का प्रधानमंत्री का है। ये काम, रोने का काम जो है ना, रोने की एक्टिंग सबसे अच्छा देश का प्रधानमंत्री ही कर सकता है। साथियों, रेलवे की जब पहले भर्ती आती थी 2014 से पहले, तो उसकी फीस जो है 100 रुपया लगता था। आज के दौर में 500 फीस लगता है, और एक बहाना बना दिया जाता है कि जब आप एग्जाम दे लेंगे तो आपका 400 रिफंड हो जाएगा। सरकार, मैंने कहा ना, बनिया शब्द का मैंने इसीलिए यूज किया है, उपयोग किया। इस बनिया शब्द को समझिए। सरकार आज 6000 सीट आई है, 6000 से भी कम सीट आई है। करीब 50 से 60 लाख लोग, हमारे 50 से 60 लाख युवा फॉर्म को भरेंगे। वे जानते हैं कि सीट कम है, नौकरी होना, जॉब लगना बहुत मुश्किल, बहुत क्रिटिकल है, बहुत मुश्किल है। जहां 50,000 की युवा उम्मीद लगाए बैठे थे, वहां पर 6000 से भी कम सीट के वैकेंसी आई है। लेकिन युवा फिर भी परिवार के दबाव में है, अपने समाज के दबाव में है, परिवेश के दबाव में है, फिर भी फॉर्म भरेंगे और करीब 50 से 60 लाख फॉर्म भरा जाएगा। आप उम्मीद लगाइए, आप आंकड़े का हिसाब कीजिए साथियों कि जब 50 से 60 लाख बच्चे, आप 50 लाख ही मान लीजिए, लेकिन उससे ऊपर आंकड़ा रहने वाला है, 50 लाख बच्चे फॉर्म को अप्लाई करेंगे और हर बच्चा 500 रुपया देगा, तो करीब 250 करोड़ रुपया होगा। और उस 250 करोड़ रुपया को लौटाया कब जाएगा? क्योंकि पहला एग्जाम होगा, उसके बाद उस रुपये 400 का रिफंड किया जाएगा करीब 1 साल, कम से कम 1 साल बाद। आप समझ सकते हैं 250 करोड़ का इंटरेस्ट, ब्याज हर महीना कितना हो सकता है। देश को बेवकूफ समझे हो? देश का युवा बेवकूफ है। मतलब सबको राम की कथा का सुनाओगे, जो सबको मंदिर और मस्जिद में उलझाए रखोगे। धर्म, सिर्फ देश में धर्म के नाम पर ही बाजार चलेगा। देश के मीडिया को तो मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश की मीडिया मर चुकी है। आज के दौर में यदि कोई सबसे बड़ा गद्दार है देश का, तो देश की मीडिया है, जो देश को अंधेरा में रखने का काम कर रही है, देश को वास्तविक मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। इसलिए मैं देश की मीडिया को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, क्योंकि देश की मीडिया जिंदा है ही नहीं, उसका जमीर मर गया। देश की चौथी स्तंभ गड़ गई जमीन के अंदर। आज देश का युवा पीड़ित है। देश के हर युवा के आंखों में आंसू है, बस वह आंसू को छिपाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता उसका समाज, उसका परिवेश, उसका परिवार उसके आंखों का आंसू को देखे, क्योंकि जानता है कि उसकी आंखों में जो आंसू आएंगे, उसके परिवार वाले देख लेंगे ना, तो उस लड़के से पहले उसके परिवार वाले टूट जाएंगे। ये बेऔलादों की सरकार एक देश के युवाओं के दर्द को क्या समझेगी? एक देश के एक माता पिता के दर्द को कि क्या समझेंगे ये बेऔलाद लोग? सत्ता में बैठे हुए बेऔलादों, बहुत बड़ा भूल हो गया इस देश से कि आप लोगों को सत्ता सौंप दी। जब चुनाव आएगा तब भर्ती आएगी, या जब चुनाव आएगा तब जाकर ज्वाइनिंग होगी। मतलब 5 साल पर चुनाव, 5 साल पर भर्ती। अब भर्ती आ जाने के बाद यह भी फिक्स नहीं है कि इसका एग्जाम कब होगा। मतलब आज भर्ती आ गई है, आज से उस फॉर्म को अप्लाई करने का डेट शुरू हो चुका है। कल से 1 महीना तक फॉर्म भराएगा, उसके बाद चुनाव बाद एग्जाम होगा। अब चुनाव बाद कहिया एग्जाम, किस दिन एग्जाम होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब 2024 में वैकेंसी आई है तो 2028 या 29 में ज्वाइनिंग होगा। अभी ज्वाइनिंग कितने लोगों का होगा? मात्र 5696।
50 लाख लड़कों में। बड़े बड़े वादे करके ये सरकार सत्ता में आई थी कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज रोजगार मांगो, अपने हक की बात करो तो देश के युवाओं को गद्दार और देशद्रोही कह दिया जाता है। इन 2 रुपये IT सेल के द्वारा, जो 2 रुपया की ट्वीट पर जीते रहते हैं ना, जिन्हें धर्म का नशा चढ़ा दिया गया है ना। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं देश के सत्ता में बैठे हुए गद्दारों से कि देश की जनता माफ नहीं करेगी। जिस दिन देश की आम जनता की आंखों से धर्म का पट्टी हट गया ना, उस दिन हाल वही होगा जो हिटलर का हुआ था और मुसोलिनी का हुआ था। क्योंकि हर तानाशाह का अंत बहुत बुरा होता है। मैं भी देखना चाहता हूं कि कब तक भगवान राम के पीछे छुपे रहते हो तुम। मैं भी देखना चाहता हूं कि कब तक तुम हिंदुत्व राष्ट्रवाद के आड़ में छुपे रहते हो। देश का युवा जिस दिन जग गया, सत्ता पलटने भी जानता है और सत्ता देने भी जानता है। सत्ता की चाबी हम युवाओं के हाथों में है। और हम युवाओं के हाथों में, मैं समझता हूं कि देश के युवाओं के हाथों में आपने गदा और तलवार और झंडा दे रखा है और एक नारा दे रखा है, जय श्री राम का। एक पवित्र नारा है ये ऐसा नाम है जिसको लेने से, हृदय की गहराइयों से ले लिया जाए तो जन्म जन्म की इस पीड़ा से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन जिस तरह से इस देश की वर्तमान सत्ता भगवान राम का, धर्म का उपयोग कर रही है ना, और देश की जनता को जिस प्रकार से अंधकार में रखा है ना, वह देश के लिए अत्यंत दुर्भाग्य की बात है। मैं इस वीडियो के माध्यम से देश के तमाम युवाओं से मांग करता हूं कि इस अन्याय के विरोध में, इस छल के विरोध में, इस धोखा के विरोध में, रेलवे के खिलाफ, रेलवे के विरोध में सड़कों पर उतरो। ट्विटर पर लड़ाई लड़ने से कुछ नहीं होने वाला। यह सरकार डरपोक है। हर तानाशाह डरपोक होता है, याद रखो। और इस सरकार सिर्फ एक चीज की चोट से डरती है, वो वोट की चोट है। यह सरकार किसी और चोट से नहीं डरती, सिर्फ एक बात से डरती है कि हमारे हाथ से सत्ता न चली जाए। क्योंकि यह सरकार डरपोक है, सत्ता में बैठे हुए लोग डरपोक हैं। तो इनको डराने के लिए, इनको धमकाने के लिए सड़कों पर आओ। जिस तरह से तुम्हारे साथ, हमारे साथ न्याय हो रहा है, देश के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, यदि इस अन्याय को हम आज सह लिए तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेगी। 64,000 वैकेंसी 6 साल पहले, और 6 साल के बाद 6,000 से भी कम के वैकेंसी को देश का युवा कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से देश के रेल मंत्री, देश के प्रधानमंत्री से विनम्रता पूर्वक विनती करता हूं कि हम युवाओं के साथ धोखा मत कीजिए, हम युवाओं के साथ छल मत कीजिए, हम युवाओं के साथ विश्वासघात मत कीजिए। जो मजाक आप लोग हमारे साथ कर रहे हैं ना, यह मजाक बहुत बड़ा भारी, बहुत भारी पड़ेगा आप सभी पर। भगवान कभी माफ नहीं करेगा आप लोगों को। इस बेरोजगारी का दर्द सिर्फ एक युवा जानता है, बे औलाद नहीं जान सकता। वह नहीं जान सकता जिसने कभी बेरोजगारी देखी न हो। हम जिस परिवार से आते हैं ना, वहाँ सरकारी नौकरी जरूरी नहीं होती, मजबूरी होती है। क्योंकि इसके सिवाय आपके पास कोई विकल्प ही नहीं बचा है। और इसी विकल्प की तलाश में हम युवा अपने जीवन का महत्वपूर्ण 5-6 साल गवा देते हैं। यदि सरकारी नौकरी न होना तो हम जैसे बेकार, हम जैसे यूजलेस कोई नहीं है। हे देश के प्रधानमंत्री, हे देश के रेल मंत्री महोदय,
हाथ जोड़कर विनती है देश के समस्त युवाओं की तरफ से, विश्वासघात मत कीजिए हम लोगों के साथ। देश के युवाओं के साथ विश्वासघात मत कीजिए, देश के युवाओं के साथ छल मत कीजिए। देश की संपत्ति रेलवे की निजीकरण करना बंद कीजिए। और ये जो वैकेंसी आई है ना रेलवे के लोको पायलट की, इस वैकेंसी को बढ़ाने की कृपा कीजिए। आपसे यही विनती और प्रार्थना और आग्रह है। हे देश के युवाओं, जगो, अपने अधिकार को पहचानो, लड़ना सीखो, सवाल पूछना सीखो। धर्म अपनी जगह पर है, रोजगार, देश के मुद्दे अपनी जगह पर है, राष्ट्रवाद अपनी जगह पर है, देश की रोजी और रोटी की लड़ाई अपनी जगह पर है, जय श्री राम अपनी जगह पर है, जय हिंद अपनी जगह पर है, हम भारतीय हैं ये अपनी जगह पर है। लेकिन हमें रोजगार चाहिए, ये एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस मुद्दे पर ही हमें डटे रहना होगा। यदि सरकार नहीं मानती है तो हमें सड़कों पर आना होगा। सड़कों पर आकर इस सरकार को, अहंकारी तनाशाह से भरी हुई सरकार को चेतावनी देनी होगी कि यदि हमारी मांगे न मानी गई तो हम इस सरकार को बदल देंगे। ये हमारे अपनी ताकत को दिखाना होगा, हमें अपनी ताकत को दिखाना होगा इस सरकार को, क्योंकि यह सरकार बस इतना ही समझ चुकी है कि हमने इस देश को धर्म की आड़ में, धर्म के नशा में डुबो दिया है, जिसके कारण यह देश अपने अधिकार को, अपनी पावर को, अपनी शक्ति को पहचानना भूल गया है। तुम किसी की दूसरे का आसरा मत करो। तुम यही उम्मीद मत करो कि देश की मीडिया तुम्हारी आवाज उठाएगी। नहीं, ये देश की रंडवा मीडिया, देश की गोदी मीडिया, दोगली मीडिया, देशद्रोही गद्दार मीडिया कभी तुम्हारी आवाज नहीं उठा पाएगी। यह तो अपने पापा के चरणों में बैठ गई है। जो पापा कहते हैं वही देश के बेटे और बेटियां करते हैं। तो उनकी आसरा मत करो, अपने बाहुबल पर विश्वास करो। तुम सम्राट अशोक के वंशज हो। हम उस बिहार से बिलोंग करते हैं जहां सम्राट अशोक पैदा हुए, चंद्रगुप्त मौर्य पैदा हुए। हम उस भारत के निवासी हैं जहां के राणा प्रताप पैदा हुए थे। हम बिरकुंवर सिंह के वंशज हैं। तो हम इन जैसे लोगों से नहीं डर सकते। हम अपने अधिकार को मांगने के लिए, लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें लड़ना होगा, हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। यदि सरकार नहीं मानती है तो हमें सड़कों पर आकर आंदोलन, प्रदर्शन करना होगा। सरकार को झुकने के लिए मजबूर करना होगा देश के साथियों। नहीं तो यदि आज झुक गए ना तो इस सरकार की आदत बन जाएगी। जय हिंद।